घास चराई जमीन पर भू माफिया कर रहा कब्जा। कठवा की सहार पंचायत में खेला जा रहा खेल। नाकों पर पट्टी बांध लंबी तान सोया राजस्व विभाग। सावर में पशु तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। मानसर में पुलिस ने 3 तस्कर किए गिरफ्तार। 31 मवेशी बरामद और 3 ट्रक भी किए जब्त। प्याज की कीमतें जल्द सामान्य होने की उम्मीद। अन्य सब्जियों के दाम गिरने से लोगों में मिली राहत। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कठवा की सहार पंचायत में घास चराई जमीन पर भू माफिया सरेआम कब्जा कर रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों व आम नागरिकों ने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग के साथ मिलीभगत के कारण भू माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। भू माफिया द्वारा घास चराई जमीन पर बाकायदा इमारतों के लिए बुनियादें तक रख दी गई है और राजस्व विभाग आंखों पर पट्टी बांध लंबी ताने सोया हुआ है। इस खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे ये कठवा की खबर है, जहां पर सहार पंचायत में घास चराई जो जमीन है वहां पर भू माफिया जो है वो सरेआम कब्जा कर रहे हैं। इन जमीनों को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और पंचायत प्रतिनिधियों व आम नागरिकों ने आरोप लगाया है, जो वहां पर आम लोग हैं और साथ ही साथ जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग के साथ मिली भगत के कारण भू माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और भू माफिया द्वारा घास चराई जमीन पर बाकायदा इमारतों के लिए बुनियादी तक रख दी गई हैं। यानी जिन जमीनों को कब्जा किया है, जिन जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा किया है, वहां पर बिल्डिंग्स की नींव भी रखी गई है। इमारतों की भी जो बुनियादी नींव होती हैं उनको भी रख दिया गया है। यानी कब्जा करके इन जमीनों को जो है वो अब कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग की शक्ल में वहां पर खड़ा किया जा रहा है। इन जमीनों को अपनी तरफ से पूरी तरीके से जो है वो यहां पर कब्जाने की कोशिश जो की जा रही है। हालांकि फिलहाल यहां पर आम लोगों ने आवाज उठाई है। इसके साथ साथ जो वहां के प्रतिनिधि हैं, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग और जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, वो किस तरह से इस पर कदम उठाता है। हालांकि अभी तक जो है वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। अभी तक कोई भी कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया है। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीव जुड़ गए हैं। रंजीव, ये जो मामला है, ये जो जमीनें हैं उनको कब्जाने का मामला है, जरा विस्तार से समझाइए। आखिर ये कब से हो रहा है और आज तक प्रशासन इस पर जो है वो ध्यान क्यों नहीं दिया? शीतल, ये मामला है कठुआ जो शहर है उसके साथ सटी एक पंचायत है, सहार पंचायत। वहां पर ये गांव के जो लोग हैं, जो मालिक है, उनके द्वारा जो जमीन निकली हुई होती है, घास चराई जमीन इसकी किस्म है, जहां पर मवेशी चरने के लिए, और इसके बकायदा गांव के लोग ही मालिक होते हैं। जो लैंड टू टिलर कानून बना था उसके मुताबिक जिन गांव के जमींदारों के पास तयशुदा नियम से अधिक जमीन थी, वो जमीन उनकी निकाल दी जाती थी और वो शामलात जमीन घोषित किया जाता था। यहाँ तो उसको घास चराई घोषित किया जाता था। ये वो उस किस्म की जमीन है। इसके बकायदा मालिक जो है रिकॉर्ड में मालिकाना जमीन है रिकॉर्ड में। लेकिन पिछले कुछ समय से इस इलाके में एकदम से राजस्व विभाग के लोगों के रोक के मुताबिक जिन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पे आए और राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलकर यहाँ की उनकी भूमि पर जबरन कब्जा लिया और वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो वहां पर बनाने का काम किया जा रहा है। काफी संख्या में ईंट वहां पर मंगवाई गई है, सीमेंट पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये पहले लोगों के, क्योंकि गांव के बाहर की जमीन थी, लोगों को पता नहीं चला। जब लोगों ने इसके बारे में पता किया तो पता चला कि ये घास चराई जमीन है, सरकार जमीन है। तो इसके बाद उन्होंने राजस्व अधिकारियों को भी फोन किए, उनको भी इसकी सूचना दी। राजस्व अधिकारियों ने, जो लोगों ने बताया कि उन्होंने बताया कि गांव के लंबरदार को बोला है कि वह काम बंद करवा देगा। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन के जहाँ राजस्व अधिकारी जो खुद मौके पर आए, और कौन लोग हैं जो जबरी उनके गांव की जमीन को हड़प करना चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। उन्होंने इस बारे में जिला
उपायुक्त को भी इंटरवेंशन करने का मांग की है। और बिल्कुल लोगों रंजीत। का कहना है कि आए दिन उनके इलाके में जो भू माफिया के लोग हैं वो लगातार उनको तंग कर रहे हैं और जमीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें जो रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं उनका भी कुछ जो जो उनका भी कामकाज है वो भी संदेह के घेरे में है। राजीव, इसीलिए ये जो मामला है ये काफी गंभीर मामला है और ऐसे में राजस्व विभाग की बात करें या प्रशासन की बात करें, कोई डर नहीं है सीधे जाके सरकारी जमीनों पर कब्जा करना? और उस पर कब्जे के साथ साथ जो आपने कहा कि वहां पर निर्माण भी शुरू हो चुके हैं, बुनियादी नींव भी रखी गई है, कोई डर का माहौल नहीं कि आखिर कैसे इस जमीन पर कब्जा हम करेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल डर का माहौल नहीं है क्योंकि बेखौफ भूमाफिया बिल्कुल बेखौफ है। क्योंकि कई जगह पे हमने देखा कि उनके गठजोड़ जो है वो राजस्व कर्मचारियों के साथ होता है, तो वहां पर कार्रवाई भी करने में भी काफी ढिलाई बरती जाती है। जो स्थानीय गांव के जहाँ सहार पंचायत के जो पीआरआई मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि ना तो उनसे पीआरआई मेंबर्स हैं इस इलाके के, पंचायत है, पंचायत से कोई परमिशन नहीं ली गई। कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन होनी है उसका बकायदा नक्शा पास होता है, पंचायत से परमिशन ली जाती है, तो उसके बाद ही कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है। पर उनसे पूछा ही नहीं गया। जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें ज्यादातर सरपंच के समेत वहां के पंच भी ज्यादा शामिल है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से की जा रही थी। अब वह लोग लामबंद हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बंद करवा दिया गया है। जो पीआरआई क्या मेंबर है, सरपंच रंजीत, है क्या उस कोई इलाके के बोली सिंह, जी उनका साफ तौर पर कहना है कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन शुरू की गई है। तो क्या कोई चिन्हित ये लोग जो इसमें सामने निकल कर आए हैं? क्या इस तरह जी की कोई कार्रवाई एक की बार गई है? क्या कोई चिन्हित लोग इसमें शामिल हैं? अभी इस तरह की हाँ, कोई कार्रवाई शुरू हुई है कि कुछ अभी लोग ऐसे हैं जो जी कार्रवाई के नाम पर अभी तक वहां पर ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन काम फिलहाल बंद है लोगों की इंटरवेंशन से, क्योंकि गांव के लोग जो है वो जागृत हो गए हैं और ठीक वो है। खुद वहां पर आ चुके हैं, और जिसके चलते वहां पर काम बंद है। जो भू माफिया के लोग जिन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी ठीक है। वो उनका सारा मटेरियल वहां पे ईंट पत्थर बजरी रेता और सीमेंट तक वहां पे पड़ा हुआ है। लेकिन लोगों का कहना है कि वह लोग वहां पे काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ठीक है। ये घास चराई जमीन है। क्योंकि बेजुबान जानवर जिनको ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं उनके चारे के लिए जमीन छोड़ी होती है, ये वह भूमि है जिस पर भूमाफिया के लोग कब्जा करना ठीक है चाहते रंजीव, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये कठुआ का पूरा मामला है जहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब आम लोग जरूर जागरूक हो चुके हैं क्योंकि जमीनों को कब्जाने का ये पूरा मामला है और जमीनों को कब्जाने के साथ साथ जमीनों पर जो है वो बुनियादी नींव भी खड़ी कर दी गई है, जो तस्वीरों में दिख रहा है। देखना होगा आने वाले समय में इन पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो राजस्व विभाग द्वारा यहां पर उठाई जाती है। तो वहीं सांबा पुलिस ने पशु तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 तस्करों को धर दबोचा है। इन तीनों तस्करों से 31 मवेशी बरामद कर उन्हें मुक्त करवाया गया है। पुलिस को यह सफलता मानसर इलाके में तब मिली जब ये तस्कर इन मवेशियों को 3 ट्रकों में भरकर कश्मीर घाटी की ओर ले जा रहे थे। मानसर नाके पर पुलिस ने तरूकरी की इस कोशिश पर पानी फेरते हुए इन तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रकों को भी जब्त कर लिया है। इन तीनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो ये तस्करी का मामला है और सांबा पुलिस ने यहां पर पशु तस्करों का जो एक गिरोह है, जो लगातार हम भी आपको बताने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि लगातार इस तरह की चीजें निकलकर जो है वो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में सांबा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और ये एक जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ किया है। इसमें लगभग 3 तस्करों को धर दबोचा है। इन 3 तस्करों से लगभग 31 मवेशी जो है वो बरामद किए हैं और उन्हें मुक्त करवाया गया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पुलिस को यह सफलता तब मिली मानसर इलाके में जब ये तस्कर इन मवेशियों को 3 ट्रकों में भरकर जो है वो कश्मीर की ओर, कश्मीर घाटी की ओर ले जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर ही इन पशुओं को जो है वो आजाद करवाया है। और कहीं ना कहीं मानसर नाके पर पुलिस ने तरूकरी की इस कोशिश पर जो है वो पूरी तरह से पानी फेर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ गए हैं सांबा से। ऋषि, पशु तस्करी की बात हम लगातार करते हैं और ये मामले जो है कहीं ना कहीं लगातार सामने निकल कर आते ही हैं। हालांकि पुलिस जरूर इस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, पुलिस को भी लगातार सफलताएं मिल रही हैं। ये जो मामला है ये कहाँ का है और किस तरह से पुलिस ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया?
देखिए, आपको बता दें कि पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास जो है ये मानसर इलाके में विफल किया गया जिला पुलिस सांबा की तरफ से, जिसमें 31 पशुओं को जो है तस्करों के चंगुल से बचाया गया और उसमें 3 कुख्यात जो पशु तस्कर हैं वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हासिल करते हुए यहाँ पर मानसर इलाके में इस पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया है और इसमें जो 3 समुदाय विशेष के जो तस्कर है वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किए, जो लगातार तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मैं इनकी पहचान भी आपको करा दूं। तारिक हुसैन सनाब बशारत अहमद रेजिडेंट ऑफ अनंतनाग, मोहम्मद असलम सनाब बिल्ला रेजिडेंट ऑफ पथियार आरएसपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में, और तीसरा है मुश्ताक अहमद सनाब बाबू अहमद रेजिडेंट ऑफ चनैनी उधमपुर के रूप में इन 3 कुख्यात तस्करों की पहचान हुई है। वही पुलिस ने 188 आईपीसी धारा के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है, लगातार इनसे इन्वेस्टिगेशन जो पूछताछ की जा रही है। ठीक है कि किन इलाकों से जो पशुओं को लाया गया और कश्मीर के किस हिस्से में इन पशुओं को पहुंचाने का ये जो काम है ये कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस इसमें अहम कामयाबी तो हासिल कर रही है, लगातार इनपुट्स को हासिल करके काम कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 से 4 महीने ऐसे रहते हैं जनवरी तक के, जब ये तस्करी के प्रयास जो वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और लगातार पुलिस इसके ऊपर काम भी कर रही है। बिल्कुल लेकिन एक बार फिर से सवाल ये उठता है कि जो लखनपुर हमारा प्रवेश द्वार है वहां पर अगर हर एसेंशियल सप्लाई वाली गाड़ी की गहनता से जांच की जाती है तो फिर कहीं ना कहीं तस्करी के प्रयास जो वो बंद होंगे, पता चल जाएगा कि किस गाड़ी में क्या सप्लाई जा रही है। तो ये एसेंशियल सप्लाई की आड़ में या बड़ी गाड़ी में या छोटी गाड़ियों में जो पशुओं को लोड कर कश्मीर घाटी की ओर जाने की कोशिश ये तस्कर करते हैं, इसमें ये कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं और कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें अक्सर देखा है कि जो समुदाय विशेष के कुछ ऐसे शरारती तत्व है, ये गाड़ियां बड़ी लेकर जो अपने डेरों तक पहुंचते हैं, वहां से छोटी गाड़ियों में लोड कर ये फिर आगे कश्मीर घाटी जाते हैं। इनका अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी रहता है। इसके ऊपर भी पुलिस लगातार वर्किंग कर रही है और एक अहम रणनीति बनाकर जो वो काम कर रही है और लगता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई सख्त कानून जो बनाया जाएगा और तस्करी जो पूरी तरह से बैन हो जाएगी या बंद हो जाएगी। इसको लेकर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा काम करने की अभी जरूरत जो है। बिल्कुल ऋषि, मैं इसी पे सवाल भी आपसे करने वाला था। पहले भी हमने बड़ी बार ये बातचीत की है कि आखिर इस पे कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्यों कुछ समय के बाद ही इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती है। कड़ा कानून बनेगा तो हो सकता है इन चीजों पर जो है वो संपूर्ण रूप से विराम लग पाए। देखिए, बिल्कुल अगर ये लगातार इस तरह का प्रयास जो वो सामने आ रहे हैं, पुलिस भी इसके ऊपर लगातार काम कर रही है कि हिंदू सेंटिमेंट्स भी इसमें हर्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारों को या प्रशासन को या फिर पुलिस प्रशासन को या कानून के जो दायरे में आने वाले लोग हैं वो लगातार अगर इसके ऊपर कोई संज्ञान लेते हैं या इसको लेकर कोई सख्त कानून बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तस्करी जो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसको लेकर कोई जो वो शक की बात नहीं है, लेकिन काम करने की जरूरत है, यानी इसको लेकर संशोधन या प्रावधान लाने की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि सख्त कानून हो और इस तरह की वारदातें ना देखने को मिले। बिल्कुल ऋषि, ये जो 3 लोग अभी पकड़े हुए हैं, क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या कोई ऐसे देखिए ये लगातार एक नेक्सस इसमें काम कर रहा है, पुलिस इस नेक्सस का भांडा भी फोड़ कर रही है, इस नेक्सस को बस्ट कर रही है और आए दिन लगातार इस तरह के जो शरारती तत्व ये पकड़े जाते हैं। ये आपने देखा कि कभी एक पकड़ा जाता है, कभी 3-4 गाड़ियां जो वो लगातार इकट्ठी आती हैं या उसमें से 3-4 तस्करों को पकड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। ये नेक्सस यहाँ से ऑपरेट नहीं किया जा रहा बल्कि ये देश के अन्य हिस्सों से ऑपरेट किया जा रहा है, जो यहाँ तक जो है वो गाड़ियां भेजते हैं। इनकी सेटिंग जो वो कश्मीर के कुछ ऐसे लोगों से हुई है, यहाँ ये गाड़ियां रिसीव होती हैं, डिलीवर होती हैं गाड़ियां। तो ये तमाम एक नेक्सस है जिसको लेकर पुलिस काम कर रही है और इनके जो तमाम गिरोह तक पहुंचने की पूरी कोशिश जो पुलिस अपनी तरफ से लगातार कर रही है। ठीक है, बिल्कुल देखना होगा आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। और ये पशु तस्करी का मामला जो है ये सांबा से सामने आया है, जहां पर 31 जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनको फिलहाल पुलिस ने यहां पर बरामद कर उन्हें आजाद छोड़ा है। हालांकि जरूर आने वाले समय में ये बात की जा रही है कि इस पर कोई कड़ा कानून बनेगा जिससे आने वाले समय में पशु तस्करी की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन पर विराम लग सके। आगे बढ़ते हैं। मौजूदा समय में प्याज के अलावा सब्जियों की कीमतें नीचे आने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि हर घर की रसोई की शान माने जाने वाले प्याज की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में प्याज के दाम भी कम हो जाएंगे। सब्जी विक्रेताओं की माने तो सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का यह दौर हर साल आता है। प्याज के दाम भी आने वाले दिनों में सामान्य हो जाएंगे। प्याज सिर्फ महंगा, बाकी सब्जी सब सस्ती है। ये तो यहाँ 55-60 रुपये किलो, गोभी 20 रुपये किलो, मटर 30 रुपये किलो है, मूली 20 रुपये किलो है, गाजर 30-35 रुपये किलो है। सारी सब्जी सस्ती, सिर्फ प्याज में टमाटर 60 रुपये किलो, टमाटर और प्याज महंगे थोड़े से, वो 2-4 दिन के बाद सस्ते हो जाएंगे। पीछे माल कम आया, माल पीछे कम है, फसल कम है, छुट्टी
खिचड़ी का मेला तो सिर्फ फसल कम आई इसलिए छुट्टी। प्याज कम है, प्याज टमाटर तेज है, 50 रुपये किलो है टमाटर। गाजर 30-35 रुपये किलो, बाकी सारी सब्जी सस्ती है। 1-2 महीना सब्जी हमेशा तेज रहती है हर साल। अक्टूबर में सब्जी तेज रहती है, नवंबर दिसंबर में फर्क पड़ता है। हाँ, दिसंबर में फर्क पड़ गया ना सब्जी का। पहले 40 रुपये किलो थी और 20 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो हो गया। पहले 40 रुपये किलो थे, मटर 30 रुपये किलो है, पहले 60-70 रुपये किलो थे। जो पहले प्याज 20-30 बिकता था, तो उसके बाद जो बारिशें हुई है, जो बाढ़ आ रही है, उसकी वजह से फसल खराब हुई है। कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 दिन की बात है, इसके बाद प्याज अपने लेवल पे आ जाएगा। अभी नई फसल निकल रही है, अभी 1-2 जगह से निकलती है, एक जगह से और निकलेगी, तो जब अराइवल ज्यादा होगी तो नेचुरली प्याज नीचे आ जाएगा। गवर्नमेंट ने बाहर से भी प्याज बहुत मंगवाया, लेकिन फिर भी फर्क तो आस्ता आस्ता ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी सिर्फ 10-15 दिन की बात है, उसके बाद प्याज अपनी जगह पे आ जाए। 60-70 रुपए किलो के भी प्याज चल रहा है, तो आस्ता आस्ता प्याज अपने 30-40, 35 तक आ जाए। जब नई सब्जियां आएगी, सब कुछ नमा आएगा, जैसे आलू चल पड़ा, मटर चल पड़ी है, इस तरह से बाकी सब्जियां भी आने से रेट अपने लेवल पे आ जाएगा। इजाफा होते ही लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में जहां बड़े बड़े शोरूमों में भीड़ उमड़ रही है, वहीं सड़कों के किनारे रेहड़ी फड़ियों पर भी लोगों का रश देखा जा रहा है। इन कपड़ों की कीमत ब्रांडेड कपड़ों से कहीं ज्यादा कम होती है, जिससे लोगों की जेब पर भी बोझ नहीं पड़ता। कश्मीरी युवक ऐसे कपड़ों का कारोबार कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिनसे ज्यादातर उच्च शिक्षा हासिल कर चुके हैं। सर, ये माल अच्छा होता है, एक्सपोर्ट का माल होता है, सेकेंड हैंड माल होता है, बाहर से माल आता है, तो इसलिए यहाँ लोगों को सस्ता पड़ता है। जो चीज़ बाहर 1000 की मिलती है, यहाँ 300 रुपये में मिल जाती है, तो यहाँ सस्ता होता है, इसलिए सर लोग इधर आते हैं खरीदने के लिए। सर खरीदारी क्या, थोड़ा सा बजट के हिसाब से अपना खरीदारी करते हैं, और कम पैसे में अच्छी चीज़ मिल जाती है। और मौसम ठंडा होगा तो डिमांड और बढ़ जाएगी और सेल बढ़ जाएगी, तो यहाँ बढ़िया मार्केट है, ठीक है, कपड़ा अच्छा मिलता है। क्वालिटी तो काफी अच्छी है, पर मतलब मुझे लगता है कि इधर लोगों को ना जगह देनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे कपड़े, और जो गरीब लोग हैं वो जो नहीं ले सकते, वो यहाँ से ले सकते हैं ना। मतलब अच्छी क्वालिटी है और अच्छे रेंज में मिल रहे हैं यहाँ पर कपड़े। मतलब मैं शोरूम में भी गई थी, वहाँ पर इसी क्वालिटी के कपड़े थे, बट काफी ज्यादा रेंज था, और यहाँ पर मतलब सस्ते पड़ रहे हैं वहाँ से। तो लोगों को मतलब मुझे लगता है लोगों को जगह देनी चाहिए, ताकि गरीब लोग भी यहाँ से कपड़े ले सके। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी है और साथ में मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं। देखिए, मैं जनाब को एक बात बता दूं कि यहाँ पर आप सर्दी जो है जोरों पर है, और सर्दी का मौसम एकदम आ गया है, तो इसलिए यहाँ से ये जो है ये बाजार लगा हुआ है, जैकेटें लगी हुई हैं। ये नहीं है कि कोई डिस्पोजल पुराना माल है, नया माल लगे, कंबल लगे हुए हैं, जैकेटें लगी हुई हैं, और भी सामान, पूरा सामान यानी कि। तो हम भी देखने आए थे कि क्या यहाँ पर क्या अच्छा मिल सकता है, तो हम भी देखेंगे। तो क्योंकि सर्दियाँ आने वाली, सर्दी के लिए तो कंबल की ज़रूरत पड़ती है, जैकेटों की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर आम जो है ये बाजार लगा हुआ है, इसका कपड़ा, हर किस्म का कपड़ा यहाँ पर मिल रहा है। सर, सर्दी का मौसम, हम कश्मीर से वैरायटी लेके आए हैं बेचने के लिए। बेरोजगार नौजवान हैं, अपनी रोजी रोटी इसी रेड़ा से कमाते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी हमको यहाँ बैठने नहीं, किसी जगह भी, गो प्लाजा, गांधीनगर, किसी भी मार्केट में हमें रेड़ा लगानी नहीं देते हैं। हम बेरोजगार है, पढ़े लिखे नौजवान, मैंने MCA किया हुआ है, रेड़े पे कपड़ा बेच रहा, लेकिन कपड़ा बेचने नहीं देते हैं ये लोग। सभी वैरायटी है, स्वेटर है, पौजम है, जैकेट है, हर कोई बेच रहा है, लेकिन हर एक पढ़ा लिखा नौजवान है, कश्मीर से आया है यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन यहाँ लगाने नहीं देते हैं। हम यही कोई क्या एक लाइन या यहाँ एक चौक, यहाँ बहुत प्लाजा में एक चौक, गांधीनगर में कोई एक चौक हमें दिए, जिसमें हम अपने रोजी रोटी कमा सकें, बस। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा RSS पुरा वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 34 में भूत जनसंवाद अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं से इन्हें जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि हर कोई इनका लाभ ले सके। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र कटियाल के अलावा भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद थे। श्यामलाल चौधरी ने 3 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा चलाई गई जन कल्याण की योजनाओं को जाता है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव के परिणामों से यह साबित हो गया है कि 2024 के चुनाव में भी भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी।
बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसके आज से कुछ दिन पहले एग्जिट पोल और लोग जो कहते थे कि देश अभी छूने वाला नहीं है, मैं तो कहूँगा इसका श्रेय सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है, जो 18 घंटे दिन में काम करते हैं और उसके साथ साथ जो काम उसने करके दिखाया 30 साल में, जो आज तक नहीं हुआ, जनता ने इसका जो भी काम का रिजल्ट है, वो जो नतीजा है वो समझ आया है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रहे शिवराज सिंह चौहान, उनका भी जो वहाँ काम किया वो भी सामने आया है। इसी तरह राजस्थान में काम करने जो 5 साल में करप्शन वाली सरकार दी है, उसको चेंज करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ भी इसके लिए कहा जा सकता था कि जहाँ सरकार नहीं बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी बनी है, तो आने वाले समय में दोबारा जब 2024 का वहाँ चुनाव होगा, दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि उसने करके दिखाया है और लोगों के बीच रहकर लोगों का काम किया है। इसलिए सबसे श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, उसके साथ जनता को जिन्होंने वोट देकर दोबारा बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाई। जम्मू सूबे में यहाँ 3000 बैठकें भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इनकी 3000 बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी की अचीवमेंट्स, भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट्स जो है वो हर शख्स तक पहुँचे, क्योंकि अभी समय है क्या जिससे हमने 3 प्रदेश जीते हैं। आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ के असेंबली चुनाव भी कराएगी और विभिन्न चुनावों की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि आज 3000 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जो लगभग 31 दिसंबर को होगी। इधर जम्मू के जेएमसी अस्पताल में आए दिन डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच होने वाले झगड़ों को लेकर जेएमसी में एक बैठक हुई है। बैठक में इन झड़पों पर अंकुश लगाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई है। जेएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह, एडीसी और एसपी सहित अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। पब्लिक इंटरफेस है, एक इमोशनल आउटबर्स्ट रहता है जिनके पेशेंट्स बीमार होते हैं उनके अटेंडेंट्स का, और क्योंकि हमारी इमरजेंसी में थोड़ा सा रश भी ज़्यादा रहता है, तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बीच बीच में कभी कभी स्कफल भी हो जाता है और मारकुटाई के इंसिडेंट्स भी हमारे यहाँ होते रहते हैं। उसी के लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और अपने साथ में एग्रीव्ड लोग, आपको याद होगा 26 नवंबर को हमारे यहाँ छोटा सा इंसिडेंस हुआ था इमरजेंसी में, उसी को सॉर्ट करने के लिए, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए एक मीटिंग करवाई थी, तो जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारे एग्रीव्ड डॉक्टर्स, HODs अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एक मीटिंग हुई थी। जो हमारे यहाँ पर 3 टायर सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और इफेक्टिव किया जाना चाहिए, और सर्विस प्रोवाइडर और पेशेंट फ्रेंडली तौर तरीके से किया जाना है, मतलब किसी को भी नुकसान ना हो बट एक अच्छा माहौल में काम हो। अलावा दूसरा ये डिसीजन लिया गया कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होगा वो इंसिडेंस जो है रिपोर्ट कर दिया जाएगा रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को, और प्रिंसिपल सर की तरफ से जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के, उनके थ्रू एंड देन मेडिकल सुपरिटेंडेंट विल पुट ए FIR। सो इंस्टीट्यूशनल FIR का भी एक डिसीजन लिया गया। लड़ाई होगी अगर किसी की भी होगी तो उसमें जो है इंस्टीट्यूट ही FIR डालेगी थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एग्रीव्ड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।